जो है हम केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनका जो सम होता है वो ऑर्डर होता है। और वो रिएक्शंस जो कि हमें जिनका ऑर्डर 1 हो उन्हें जो है हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कहेंगे। ठीक है, मतलब जिन रिएक्टेंट्स में ले दे के एक ही रिएक्टेंट शामिल हो और उनका फिर ऑर्डर निकालें तो वो हमारे पास 1 आए तो वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को एक नहीं समझना। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होगा जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ऑर्डर का मतलब होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम स्मॉल सपोज कर लेते हैं। अब टाइम जब 0 है तो इसकी प्रोडक्ट 0 है। जैसे ही टाइम t गुजरा तो इसमें से प्रोडक्ट x निकल गया और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के निकलने के बाद बच गया वो a माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया हुआ है कि सब्सटेंस ए को कंसीडर करें जो कि प्रोडक्ट में बदल रही है। टाइम टी गुजरने के बाद जो रिएक्टेंट इसमें से बच जाएगा वो ए माइनस एक्स होगा और प्रोडक्ट एक्स होगा हमारे पास। अब लास्ट मैथ सेक्शन के मुताबिक जो मतलब प्रोडक्ट निकलने के बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बच जाती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के, मतलब dx ओवर dt के। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो इसकी जगह रेट कांस्टेंट के हम पुट कर देंगे, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स आ गया। के जो है हमारे पास रेट कांस्टेंट है। अब ये जो हम सारी डेरिवेशन कर रहे हैं ना, इसका मतलब एक ऐसी इक्वेशन निकालना है जिससे हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब x की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम t पर फाइंड आउट कर सके। तो इसके लिए हमें इसकी इंटीग्रेशन भी करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन करने से पहले एक जैसे वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लें। अभी x है ना तो इसके साथ a माइनस एक्स को ले आए, dx ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। अब इंटीग्रेशन साइन पुट करें, इस साइन से ये डी कैंसिल, इस साइन से ये डी कैंसिल, और इस कैंसिलेशन के बाद हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम c कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब हमने c की वैल्यू निकालनी है तो हम बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस का क्या मतलब है, वो कंडीशंस जब टाइम 0 हो और प्रोडक्ट मतलब कि x भी 0 हो। तो इन कंडीशंस को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये यहाँ पे देखें मैंने बाउंड्री कंडीशंस पुट की है कि मतलब जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट मतलब x भी 0 है। तो x की जगह 0 आ गया, t की जगह 0 आ गया। ठीक है, तो माइनस ln ऑफ a 0 प्लस सी, 0 जब इसमें ऐड होगा तो एज इट इज रहेगा, तो c की वैल्यू हमारे पास माइनस ln ऑफ a आ गई। तो जो हमने पिछली इक्वेशन निकाली थी, ठीक है, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, उसमें c की जगह आप ये पुट कर दीजिए। पुट करेंगे यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रूल है लॉ नेचुरल लॉ का कि जो चीज़ माइनस हो रही होगी उसे हम डिवाइड कर देंगे और जो मल्टीप्लाई हो रही हो, जो ऐड हो रही होगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो सब्ट्रैक्शन होने की वजह से हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ln ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। अब नेचुरल लॉ को सिंपल लॉ में बदलना है तो एक नेचुरल लॉ 2.303 लॉग के बराबर होता है, तो 2.303 लॉग इंटू a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब लॉग a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2.303 इंटू के टी। ये जो है हमारे पास लॉ वन फॉर्म आ गई फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने के लिए हम इस इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, ln a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है तो के टी को पावर बना दो, यहाँ पे एक्सपोनेंट का ई मेंशन कर दो। अब दोनों साइड्स को इक्वेशन के उल्टा दो, जब इसे उल्टाएंगे तो माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, जब इसे उल्टाएंगे तो पावर वाली टर्म को रिवर्स करने या उल्टाने का क्या मतलब होता है कि उसकी अगर पॉजिटिव पावर्स है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव में थी तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगी। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ई माइनस के टी। तो a माइनस एक्स हमारे पास फिर आ गया ए ई माइनस के टी ओवर 2.303। 2.303 के कौन सा है, ये हमने ऊपर वाला जो है यहाँ पर मेंशन किया। मतलब जब नेचुरल लॉ को मैंने बताया सिंपल लॉ में बदलते हैं तो 2.303 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, a माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ई माइनस के टी ओवर 2.303। अच्छा, अब ये इक्वेशन करते हुए ना मतलब सब कुछ क्लियर नहीं होगा बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें हम मैथ का थोड़ा थोड़ा टच जो है पढ़ रहे हैं। अब जो मैथ वाला है वो तो सब कुछ ही समझ जाएगा इसमें। अब जिस तरह बायो केमिस्ट्री जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो मैथ वालों को थोड़ा बहुत मसला हो रहा होता है कि ये क्या है, ऐसा क्यों है। तो बायो वाले स्टूडेंट जब ये देख रहे होंगे तो उन्हें भी लग रहा होगा कि ऐसा है तो क्यों है। तो इतना ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, मैथ का थोड़ा बहुत ही हमने रिलेशन इसके साथ स्टडी करना है। उसके बाद मैंने मेंशन किया है कि वो कि ना a माइनस एक्स को हम निकाल सकते हैं अगर हमें t का
और ए का पता हो, ठीक है, मतलब इन दोनों का पता तो इसे मालूम कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है। उसके बाद मैंने लिखा है कि वो सारी रिएक्टेंट्स जो कि हमें इस तरह की इक्वेशन देते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलती है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस, ये हम प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव भी की थी, ठीक है। अब जिनकी शक्ल इस इक्वेशन से मिलती जुलती होगी, अब देखें यहाँ पे जो हमने इसकी इक्वेशन निकाली थी, ठीक है, ये माइनस एल एन ए माइनस एक्स के टी प्लस सी, ठीक है, तो क्या ये इससे मिल नहीं रही, ये इससे मिल रही है ना, थोड़ी बहुत ये इससे मिल रही है इसकी फॉर्म। तो जो इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से मिलती जुलती हमें इक्वेशन देंगी, वो जो रिएक्शंस होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर को ओबे करेंगे, ठीक है। तो अब हमने ना यहाँ पे यूनिट्स निकाल लेते हैं रेट कांस्टेंट के, टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसके यूनिट मोल पर डीएम के, इसके मोल पर डीएम के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टी का सेकंड है तो ये पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा यूनिट। यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है मिनट, ये आप देख सकते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हुआ, ठीक है, सेकंड बच गया, तो ये पर सेकंड हमारे पास यूनिट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। जब भी इसका एमसीक्यूज आ जाए तो आपने याद रखना है जो फर्स्ट ऑर्डर में जो रिएक्शन है उसका यूनिट पर सेकंड होगा। इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर स्टडी किया था, उसका क्या यूनिट था, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, पर सेकंड। उसके बाद है हाफ लाइफ। अच्छा, अब हाफ लाइफ ना मतलब इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है जिसमें लाइफ हाफ हो जाए, मतलब जिस वो टाइम जिसमें हाफ रिएक्टेंट्स जो है वो 1/2 या 0.5 रिएक्टेंट है प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, वो जो टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ कहेंगे। अब ये रिएक्टेंट्स की नेचर पे भी ये टाइम डिपेंड करता है, और जो रिएक्शन जिन कंडीशंस में हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन में उसमें कितनी है, प्रेशर, टेम्परेचर और एंजाइम कौन से हैं, इन सब कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा। और रिएक्टेंट्स किस तरह का है, वो गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, इस चीज़ पर भी जो है डिपेंड करेगा। और मिसाल के तौर पर हमने नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को देखा है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब मतलब 45 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम देखें तो इसका 50% जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कितने टाइम में, 24 मिनट्स में। तो हम कह सकते हैं कि 24 मिनट जो है हाफ लाइफ है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का। और उसके बाद वो कह रही हैं कि अगर हम 1 मोल लें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तो उसका 1/2 मतलब 0.5 मोल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, मतलब डिकम्पोज हो जाएगा, रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, कितने टाइम में, 24 मिनट्स में। तो यहाँ से भी जाहिर हो रहा है कि ये 24 मिनट्स जो है ये हाफ लाइफ है हमारे पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की, ठीक है। फिर नेक्स्ट 24 मिनट्स में 0.25 जो है उसका रह जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल टाइम कितना गुजर गया, पहले भी 24 मिनट थे, अभी 24, तो 48 मिनट्स के अंदर 0.25 बच चुका है। तो खुद आप समझें कि 100 में से अगर 25 बच चुका है तो कितना रह गया होगा हमारे पास, फिर 0.75% जो है, मतलब वो डिकम्पोज 0.25 रह चुका है, तो कितना डिकम्पोज हो चुका होगा। 100 में से जब 25 निकालते तो 75 ही बचेगा ना, तो 0.75% मतलब डिकम्पोज हो चुका है, और 0.25 जो है वो बच चुका है, ठीक है। और जो 0.25 ठीक है, और जो 0.25 है हमारे पास वो मतलब बच गया है, और ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत से दिन लगेंगे रिएक्टेंट को मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में बदलने के लिए, हम कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी तो कहते हैं कि ये जो हाफ लाइफ होती है ये इन्फिनिटी होती है। अब कुछ जो रेडियो एक्टिव हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना, उनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा डेज लेती हैं, मिलियन बिलियन में और ईयर्स उनमें लग जाते हैं रिएक्टेंट को कम्प्लीटली जो रेडियो एक्टिव स्टफ होता है उसे प्रोडक्ट में बदलने के लिए। तो इस सारे में हमने नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ही देखा है कि इसकी हाफ लाइफ 24 मिनट है, 24 मिनट्स के अंदर इसका हाफ प्रोडक्ट में बदल जाएगा। और अगर डबल ऑफ हाफ लाइफ टाइम अगर 48 मिनट्स में देखें तो इसका 0.25 बच चुका होगा और 0.75 डिकम्पोज हो चुका होगा। इस सारे में बस ये याद रखें, ठीक है। और ये कि कई दिन लगेंगे कम्प्लीटली से प्रोडक्ट में बदलने के लिए। यहाँ तो दिन लग रही है, रेडियो एक्टिव के केस में तो इनफाइनाइट टाइम होता है उसकी हाफ लाइफ का, कई साल लग जाते हैं। इंसान, जानवर, पौधे सब पिछले ख़त्म हो जाते हैं, नए आ जाते हैं, और वो रेडियो एक्टिव स्टफ अभी डिके हो रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद ना हम इसकी डेरिवेशन करेंगे हाफ लाइफ टाइम को जो है पुट करके, टी की जगह T1/2 पुट करो मतलब हाफ लाइफ, और प्रोडक्ट की जगह A/2। A/2 मैंने क्यों लिखा है, मतलब जिसमें प्रोडक्ट आधे, मतलब A/2 क्यों लिखा है, मतलब जिसमें रिएक्टेंट हाफ
डिकम्पोज हो चुके हैं, इसलिए a/2 लिखा है। तो KT हमारे पास बराबर है, हमने इक्वेशन पीछे निकाली थी ln a/a-x के। हमने T को देखना है तो K को उधर ले जाओ तो ये डिवाइड हो जाएगा 1/k इंटू ln a/a-x। ठीक है, अब x की जगह हमने ना प्रोडक्ट जहाँ पर a/2 क्यों लिखा है, a/2 इसलिए लिखा है कि मतलब जो रिएक्टेंट था ना a, उसका हाफ अभी प्रोडक्ट में बदला है। तो हाफ ऑफ रिएक्टेंट का क्या मतलब है, फुल रिएक्टेंट a है तो हाफ रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में बदला है वो क्या होगा, वो a/2 होगा। तो x की जगह आप a/2 इसमें पुट कर दें और ना एलसीएम ले लें। जब एलसीएम आप लेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएगा। जब 2 का नेचुरल लॉग लेंगे तो वो हमारे पास 0.693 के आता है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ की वैल्यू है वो है 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये आपने याद रखनी है, जब भी जिस भी रिएक्शन की फर्स्ट ऑर्डर के पूछी जाए ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो टाइम ख़त्म हो जाएगा और MCQs वैसे ही रह जाने हैं। ये याद रखना, इसी पे टिक करना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ 0.693 डिवाइडेड बाई के है। उसके बाद मैंने फर्स्ट ऑर्डर की फर्दर एग्जांपल दी हैं। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन पोटाशियम की मौजूदगी में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे जैसे इनके एंजाइम चेंज होंगे वैसे वैसे इनके ऑर्डर भी चेंज होते जाएंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लाटिनम की मौजूदगी में फर्स्ट ऑर्डर शो करेगा और ये वाटर और ये एसिटिक एसिड का कंपाउंड और इसका इथाइल का, इनकी जो हाइड्रोलाइसिस हो रही है हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में, ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर को शो कर रहा है। और जो हमारे पास हो रही है, सॉरी ये ना ईस्टर है हमारे पास, ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस वाटर की प्रेजेंस और हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में जो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। और जो हमारे पास है ये शुगर का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसकी हाइड्रोलाइसिस हो रही है डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का शुगर है। और ये बात याद रखें कि पेपर में वो सेम रिएक्शन देगा, एंजाइम डिफरेंट होगा। ठीक है, आप फर्स्ट ऑर्डर पर टिक करेंगे वो गलत हो जाएगा। वो गलत क्यों होगा भाई, एंजाइम गलत है। अभी मैंने बताया है कि ये डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशंस पे। तो जब एंजाइम डिफरेंट होगा, टेम्परेचर एक एंजाइम पे ये रिएक्शन सही होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, लेकिन दूसरे टेम्परेचर दूसरे एंजाइम पे ये गलत हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, यही सेम या तो सेकंड होगा या सीडो फर्स्ट होगा या ज़ीरो होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, सोच समझ के निशान लगाना है, जज्बाती नहीं होना।